मुले मुले के है सड़ी छे तो हे कोले की डाली कखी दिन मेरी आँखों का सुपीरा देखे दुनिया मुले मुले के है सड़ी छे तो। हर रोज खुद की काबिलियत पे शक, हर रोज मुसीबतों के भंवर में घुट, हर रोज जिस्मों पर नए जख्म, हर रोज कांटों की सेज पे सुत। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। कभी कभी किसी की कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो एक दिशा बनती है, एक उम्मीद बनती है और सबसे अहम वो एक आवाज बनती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेनू सकलानी और स्वागत है आपका अमर उजाला की खास पेशकश छाप में। एक बार फिर एक बेहद खास मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर हूं। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि ईश्वर ने शायद हमारे साथ न्याय नहीं किया है। बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं। आज की युवा पीढ़ी जो हर छोटी छोटी बात पर टूट जाती है, नंबर कम आने पर या किसी का साथ छूट जाने पर तमाम सारी शिकायतें जिंदगी से शुरू होने लग जाती हैं। ऐसे में अगर कोई महज 8 साल की उम्र में अपना पैर खो दे, सोचिए उस पर क्या गुजरी होगी। लेकिन हमारी आज की मेहमान न सिर्फ इस दर्द से गुजरी, बल्कि उसने इस दर्द को अपनी ताकत बनाया। मुझे पूरा यकीन है कि आज की इस बातचीत को सुनने के बाद आपका अपनी जिंदगी के प्रति नजरिया बदल जाएगा। तो बिना देरी किए मैं आपको मिलवा रही हूँ उत्तराखंड की बेटी, पैरा एथलीट, व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर साक्षी चौहान से। और इस बेटी का साहस देखिए, जो ये कहती है कि मैं चलने के लिए नहीं, उड़ने के लिए बनी हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है साक्षी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं जब आपकी ज़िंदगी का एक पहलू देखती हूँ जो बहुत दर्द से भरा हुआ है, लेकिन और जब मैं ये सवाल भी आपसे कर रही हूँ तो वो दर्द मैं भी महसूस कर पा रही हूँ। लेकिन आपकी ज़िंदगी का जब दूसरा पहलू हम देखते हैं तो वो बहुत हिम्मत देता है। वो हर किसी को ये बताता है कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो शायद आप कितनी भी बड़ी आपके जीवन में कितना भी बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, आप उससे उभर सकते हैं। सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ कि जब वो हादसा आपके साथ हुआ था, पहली बार क्या महसूस हुआ था, और उसके बाद क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ खो चुके होते हैं उस वक्त, कैसा दौर था वो, क्या क्या महसूस किया उस वक्त? एक्चुअली जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग गांव में रहते थे, और गांव में जैसे हर छोटी बच्ची की ज़िंदगी होती है, पहाड़ चढ़कर स्कूल जाना, खेतों में कूदना और वो सब सब सब। तो और मैं अपने स्कूल की बहुत एक्टिव स्टूडेंट थी। मुझे हमेशा फर्स्ट आना होता था, चाहे गेम्स हो, डांस हो, सिंगिंग हो, एकेडमिक्स हो, हर चीज़ में मैं हमेशा फर्स्ट रहती थी। तो मेरे टीचर्स को लगता था कि मेरा जो फ्यूचर होगा बहुत ब्राइट होगा, एंड दे ऑल वाज वेरी होपफुल टूवर्ड्स मी कि हाँ मतलब कुछ तो बहुत अच्छा करेगी लाइफ में। फिर क्या हुआ कि हमारी गर्मियों की छुट्टी थी, मैं नानी के यहाँ गई थी, और नानी के यहाँ से जब हम आ रहे थे तो आई मेट विद एन रोड एक्सीडेंट। आई वाज जस्ट क्रॉसिंग द रोड और बस जस्ट आए और मुझे हिट किया, एंड उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है क्या हुआ। बट अभी भी जब मैं देवप्रयाग में जाती हूँ तो लोग मुझे बताते हैं वो पूरी कहानी जो उस दिन हुआ, और मेरे पापा भी जब याद करते हैं तो बताते हैं कि बस ने मुझे टक्कर मारी और मैं कुछ 6-7 फीट जाके आगे गिरी। बट वो ड्राइवर को पता नहीं चला कि उसने कुछ कर दिया है, और वो कंटिन्यू गाड़ी चलाता रहा और उसने क्रॉस कर दिया मुझे। उसके बाद मेरे पापा, क्योंकि वो हमारा लोकल मार्केट है देवप्रयाग, मेरे पापा उधर ही सामने बैठे थे। जब तक वो दौड़कर आते और गाड़ी को रुकते वो मेरे ऊपर चढ़ चुका था। तो ये मेरे पापा ने अपनी आंखों के सामने देखा था, और उसके मेरे पापा ड्राइवर थे। उसके बाद मेरे पापा ने गाड़ी चलाना छोड़ दिया था वो इंसिडेंट के बाद। और मेरी मम्मी के लिए ये बहुत ही मुश्किल भरा दौर था, क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ मेरी मम्मी बैठी थी, मेरी मम्मी ने खिड़की से बाहर झाँका और मेरी मम्मी को लगा कि किसी का बछड़ा गाड़ी के नीचे आ गया, और मम्मी ने खिड़की से बाहर देखा और मेरी 2 चुटियाँ बंधी थी और वो ऐसे रोड पे गिरी हुई थी। तो मम्मी ने मेरी शर्ट पहचानी और 2 चुटियाँ, एंड माई मॉम जस्ट गॉट अनकॉन्शियस है। एंड फिर मुझे कैसे करके गाड़ी में रखा, जबकि जो देवप्रयाग में सब लोग थे,
उनको ऐसे लगा कि मैं अब बचूंगी नहीं, तो मुझे लेकर जाकर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो पूरा पैर और वो सब सड़क में चिपक चुका था, तो कैसे ऐसे उठाएंगे, लेकर जाएंगे, उसको सफ़र करेंगे। तो इससे अच्छा ठीक है 15-20 मिनट दो, शील आए, कोई अभी उठाकर क्या क्या करेंगे, क्योंकि त्रिपुरा में कोई हॉस्पिटल नहीं है आपको। उस टाइम पे इट इज़ इन 2005, उस टाइम पे आपको ऋषिकेश आना है या देहरादून जाना है, और रोड की कंडीशन इन 2005 बहुत पथेटिक थी, तो आपको आने में ही 3-4 घंटा लग जाता था। तो फिर सब लोगों ने कहा कि मत लेकर जाओ, बहुत दूर है, नहीं कुछ फ़ायदा होगा एंड ऑल। बट मेरे पापा को लगा कि नहीं, मैं कभी ये नहीं सोच, नहीं बच्चे की ठीक है उसकी किस्मत है, बट मैं अपनी लाइफ में ये रिग्रेट में नहीं रहना चाहता हूँ कि मैंने ट्राई ही नहीं किया एटलीस्ट। तो मेरे को ट्राई करना है। पापा जस्ट भागे मेरी तरफ और उन्होंने मुझे उठाया, इवन तो मेरा पैर कट के गिर चुका था। आई डोंट नो कैसे मेरे पापा ने वो करेज जुटाया, अपनी बेटी को भी उठाना, पैर को भी उठाना और फिर गाड़ी में रखना। कोई एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ तब नहीं होती थी। तो ऐसे जिसका भी गाड़ी दिखा, पापा ने मेरे को डाल दिया गाड़ी में और एक टाल से मुझे कवर कर दिया। फिर मम्मी अनकॉन्शियस थी, बस में उनको उठाकर लेकर आए और फिर उनको गाड़ी में रखा। फिर 2 पुलिस वाले बहुत अच्छे लोग थे, बहुत हेल्पफुल। वो लोग गाड़ी में बैठे और जो गाड़ी के ड्राइवर थे उनको बिल्कुल गाड़ी चलाने नहीं हुआ, तो वो अपनी चाबी फेंक कर निकल गए उधर से, क्योंकि उनको बहुत ऐसे चक्कर आ रहे थे वो सब देखकर। तो किसी और ने उनका गाड़ी चलाया एंड बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, उन लोगों ने मिलकर हेल्प किया और मुझे किसी तरह वो लोग मैनेज कर पाए कि मैं सरकारी हॉस्पिटल जो ऋषिकेश में है वहाँ, पर उन्होंने मना कर दिया, तो मुझे जॉली ग्रांट लेकर जाया जाया गया। एक्चुअली रोड की कंडीशन में जब आप एक्सीडेंट जब होता है और जब जाते हैं ना, तो जो टूटी हुई रोड होती है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि एक बार ब्लड क्लॉट बन चुके होते हैं और जितनी बार वो बम्प करता है ना गाड़ी, वो उतनी बार फिर से आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है एंड ऑल। एंड मैं पूरे रास्ते मम्मी को बोल रही मेरे को पानी दे दो प्लीज़ एंड ऑल, मेरे को पानी चाहिए, मेरे को पानी चाहिए। और उनको ऐसे लगा कि क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है तो तुरंत पानी देना सेफ नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक ऑपरेशन होंगे बहुत ज़्यादा, तो आपको बेहोशी का ये दिया जाएगा, तो उसमें पानी नहीं देते। और ये मेरे पापा को पता था, तो उन्होंने मुझे पूरे रास्ते पानी नहीं दिया। फिर मेरे को कैसे कैसे हॉस्पिटल लेकर गए, मुझे उठाया और फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, और मैं पूरे रास्ते होश में थी। तो कैसे होता है कि मैं होश में थी तो मुझे पेन भी हो रहा है, अगर मैं बेहोश हो जाती तो शायद मुझे वो जर्नी याद ही नहीं होती और मुझे वो जो पेन आया वो भी याद नहीं होता। बट क्योंकि मैं होश में थी तो मुझे पूरा टाइम पता हो रहा है कि गाड़ी उछल रही है, दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। जब उन्होंने मुझे उठाया भी, तो जैसे ही उन्होंने मुझे उठाया बहुत सारा खून बहना फिर से शुरू हुआ, क्योंकि वो पूरा टॉवल और वो चादर जो उन्होंने मुझे लपेटा था वो पूरा चिपक चुका था, फिर उसको निकालना एंड ऑल बहुत पेनफुल था। जब हम लोग हॉस्पिटल गए तो उन्होंने मुझे कुछ तो अनकॉन्शियस करने के लिए जो मुझे दे रहे थे, मुझे लगा कि मैं अनकॉन्शियस हो रही हूँ, मुझे पेन महसूस नहीं हो रहा है, पर मेरे को बिल्कुल पता चल रहा था कि काटा जा रहा है, थक्के आ रहे हैं, वो सब चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी। कुछ टाइम बाद जब मैं बिल्कुल बेहोश हो गई, तो मैं बिल्कुल दूसरे दिन उठी हूँ। फिर मुझे उस दिन का कोई होश नहीं है, उस दिन रात को, ये शाम के 4 बजे की बात है एक्सीडेंट हुआ होगा। फिर मैं कम से कम 7-8 बजे बेहोश हो गई थी और दूसरे दिन मैं उठी हूँ। तो फिर मेरे ऊपर कंबल था, मुझे नहीं पता है क्या क्या हुआ है एंड ऑल। मैं बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरा दूसरा पैर भी बहुत डैमेज था, सर पे चोट आई थी, हाथ पे चोट आई थी पूरा, तो मैं हिल भी नहीं पा रही थी, तो मैं देख भी नहीं पा रही थी। तो मुझे कुछ कुछ 1-2 दिन बाद फिर पता चला कि अच्छा ठीक है, नहीं है। और मैं इतनी छोटी थी उस टाइम कि मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आया कि क्या होने वाला है अभी। मुझे बस ये लगा कि पेन हो रहा है और बहुत पेन हो रहा है, उसके अलावा तब कुछ भी नहीं समझ में आया। और मैं 4 महीने के लिए हॉस्पिटल में थी, क्योंकि इतने छोटे बच्चे का इतने सारे ऑपरेशंस डॉक्टर एक साथ नहीं कर सकते थे। तो पहले एक पैर का ट्रीटमेंट किया, फिर दूसरे पैर का ट्रीटमेंट किया, ऐसे करके उन्होंने फेजेस में मेरा ट्रीटमेंट किया। 4 महीने में मुझे ये समझ में आया कि अब ज़िंदगी सेम नहीं होगी, क्योंकि मैं पूरी तरह डिपेंडेंट थी, मैं बैठ नहीं पा रही थी, मेरे पापा मुझे बिठा रहे हैं, मुझे अपने पर्सनल स्टफ के लिए अपने पेरेंट्स की हेल्प चाहिए कि मुझे वॉशरूम जाना है तो आप मुझे हेल्प करो एंड ऑल। तो मुझे लग रहा था कि बाहर जाके बहुत कुछ चेंज होने वाला है। आप 4 महीने तक हॉस्पिटल में रही, तब तक केवल एक दर्द ही महसूस हो रहा था। लेकिन जब आपको लगा कि अब आप थोड़ा ठीक होने लगी हैं, फिर जब बाहर जाके निकल कर देखा तो क्या कुछ बदला बदला लगने लगा आपको? क्या कुछ बदलाव देखे? आसपास हो सकते हैं, अपने स्कूल में हो सकते हैं, परिवार में, क्या कुछ देखने को मिला?
सबसे पहली बात तो ये थी कि एक्सीडेंट के बाद गाँव नहीं जा सकते, क्योंकि मैं व्हीलचेयर यूज़र थी और व्हीलचेयर यूज़र का अभी भी गाँव में रहना बहुत मुश्किल है। तो तब तो बहुत ही मुश्किल था कि एक व्हीलचेयर यूज़र गाँव में जाए, और अगर चला भी जाए तो वो एक कमरे से बाहर नहीं निकल सकता। तो मेरे पापा को ये लगा कि क्योंकि मेरी बेटी व्हीलचेयर पे है और अगर हम गाँव में जाएँगे तो कभी हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकती है, तो पढ़ेगी नहीं तो इसका आगे क्या होगा? तो मेरे पापा ने तब डिसीजन लिया कि हम लोग ऋषिकेश में ही रुकेंगे, और हम लोग की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पथरीक हो गई थी बाय द टाइम, क्योंकि 4 मेरे पापा ड्राइवर थे और 4 महीने हॉस्पिटल का बिल बहुत ज़्यादा था हम लोगों के लिए। उसके बाद भी, और उस टाइम अभी भी गर्ल्स को उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है, बट इन 2005 तो बिल्कुल ही ऐसे हम लोगों के गाँव में नहीं था कि गर्ल्स को इतनी इम्पोर्टेंस मिले। बट तब भी मेरे पापा ने सोचा कि नहीं, ठीक है, पैसे आते जाते रहेंगे और मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, बट हम लोग ऋषिकेश में ही रुकेंगे, क्योंकि एटलीस्ट मैं उसको कुछ पढ़ा पाऊँ और कुछ नहीं तो अपने लिए कमाने लायक ही हो जाए, तो उतना तो अब मुझे करना ही पड़ेगा। तो हम लोग ऋषिकेश में शिफ्ट हो गए, एक किराया का कमरा लिया, मेरे पापा ने मुझे, मेरी मम्मी को और मेरे 2 भाइयों को छोड़ा और खुद गाँव चले गए, क्योंकि पापा ड्राइवर थे तो पापा को गाँव में ही कुछ ना कुछ ढूँढना था। उसके बाद जब मैं बिस्तर में थी, और हॉस्पिटल से आने के बाद भी ऐसे नहीं कि चलना शुरू हो गया एंड ऑल, मैं बिस्तर पे ही रहती थी। मेरे भाई लोगों का एडमिशन हो रहा था और मुझे स्कूल जाने का बहुत शौक था। तो मुझे ऐसे बुरा लग रहा है कि इनके लिए नए बैग्स आ रहे हैं, नई नई ड्रेस आ रही है, नए स्कूल जा रहे हैं, मेरे लिए क्यों नहीं है? तो एक दिन मैंने पापा को बोला कि मेरे को भी चाहिए, अब मुझे स्कूल जाना है, मुझे भी आप नया बैग ला के दो। अब पापा को लगा कि ठीक है, आज बोल रही है, शायद कल भूल जाएगी। तो मैंने सुबह फिर वो लोग स्कूल जाने लगे, मैंने फिर पापा को कहा कि मेरे को स्कूल जाना है। तो मेरे पापा ने उसको बहुत सीरियसली लिया कि ठीक है, अगर उसको स्कूल जाना है, घर पे बच्चा क्या करेगा दिन भर बिस्तर में बैठे। तो उन्होंने मुझे कैसे कैसे करके व्हीलचेयर पे थोड़े दिन फिक्स करने की कोशिश की, और तुरंत मेरे लिए एक स्कूल ढूंढ लिया जो मेरे घर के पास में था, कि ताकि मैं एटलीस्ट स्कूल में जाऊँ, बैठूँ। तो 4 महीने के एक्सीडेंट के बाद भी मैंने अपना एक भी साल एकेडमी का ख़राब नहीं किया। मैंने 5वें महीने अपना पढ़ाई शुरू किया और मैं 5th में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई। बट जो प्रॉब्लम ये था कि स्कूल भी एक्सेसिबल नहीं है, तो मेरी मम्मी मुझे व्हीलचेयर में लेकर जाती थी और आधे वे से मुझे गोद में उठाकर फिर मुझे क्लासरूम में रखती थी। द डिफरेंस आई गॉट टू नो आफ्टर माई एक्सीडेंट इज़ कि इट्स नॉट द सेम कि मैं स्कूल जाऊँ और मैं खेलने लगूँ या फिर पहले की तरह इधर-उधर भागूँ और वो सब चीज़ें। मैं लंच में वेट करती थी कि मेरी मम्मी आएँगी तो मुझे खाना खिलाएँगी, तो मुझे पानी पिलाएँगी और मुझे वॉशरूम यूज़ करना है तो शी कैन हेल्प मी, क्योंकि मैं नहीं उस वक़्त भी ऐसे नहीं था कि मैं खुद से ये सब चीज़ें कर पाऊँ। तो चीज़ें बहुत अलग थी, मैं बिल्कुल लंच में अकेली बैठी हूँ, सब लोग जा रहे हैं, खेल रहे हैं। तो जब जब मैं छोटी थी ना, तो वो खेलने का एक बहुत इम्पैक्ट मेरे दिमाग में पड़ा था कि मैं अब नहीं खेल पाऊँगी कभी। वो आपको अचानक से अलग-सा फ़ील होता है कि आप क्लास में अलग बैठ रहे हैं। तो आपने वो जो एक एक एक्सेप्टेंस होती है कि अब मेरे साथ ऐसा है और शायद अब मैं उस तरीके का नहीं रह पाऊँगी, वो कब लगने लगा? इसी जब आपको लगा कि मैं खेल नहीं पा रही हूँ तब हुआ, या फिर उससे पहले भी जब आपने स्कूल जाने की ठानी कि नहीं मुझे स्कूल जाना ही जाना है, तब दिमाग में था कि अब मैं जाऊँगी तो शायद वो चीज़ें मुझे नहीं मिलेंगी, पहले से था? नहीं, एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी उस टाइम और पहले से सब कुछ जानना उतनी समझ मुझ में नहीं थी। तो मुझे समझ आता रहा बाय द टाइम कि ठीक है, अभी मैं स्कूल गई हूँ तो ये प्रॉब्लम मैंने फेस की है। अब शाम हो गया है, सारे बच्चे खेल रहे हैं तो मेरे को बिस्तर में ही बैठना है। तो वो फिर थोड़ा-थोड़ा करके समझ में आने लगा, जैसे-जैसे चीज़ें आगे बढ़ने लगी। एक्सेप्टेंस मुझे बिल्कुल नहीं आया और बहुत बाद तक नहीं आया, क्योंकि मुझे कभी ये एक्सेप्ट करना आसान नहीं लगा कि ठीक है, अब हमेशा ऐसे ही रहेगा, अभी परमानेंट डिसेबिलिटी है, इसी के साथ रहना है, वो एक्सेप्टेंस नहीं आ पाया। क्योंकि, और वो इसलिए भी नहीं आ पाया, अब मुझे ऐसे समझ में आता है कि जिस तरह से मैंने लोगों को देखा है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को देखते हुए, वो नज़रिया खुद के लिए चाहिए ही नहीं था। और हमेशा ये था कि ठीक है ना, मुझे बचपन से थोड़ा ही एक्सीडेंट हुआ है ना, वो समझ नहीं आया कि एक्सीडेंट भी हुआ है बट नाउ आई एम अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। वो कुछ चेंज, ये फैक्ट चेंज नहीं कर सकता है कुछ कि बचपन से है या एक्सीडेंट हुआ है। तो वो एक्सेप्टेंस कभी आया ही नहीं, बी इट कि मैं प्राइमरी स्कूल में थी या फिर इंटरमीडिएट में या फिर मैं कॉलेज में गई, वो एक्सेप्टेंस हमेशा वो ऐसे रहा कि कैसे छुपाया जाए, कैसे अच्छे से चला जाए कि लोगों को फ़र्क पता ना चले। लेकिन आपको लगता है कि
शायद आपने उस चीज़ को नहीं स्वीकार किया, वो जुनून, वो आगे बढ़ने का, वो कुछ करने का, जैसे आपने बताया कि आप एकेडमिक में बहुत अच्छी थी, शायद वो सारी चीज़ें अंदर थी, इसीलिए शायद आज हम जिस साक्षी से मिल रहे हैं वो साक्षी कुछ और है। नहीं, मुझे एक्चुअली अपोजिट लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि जब मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अब ऐसा ही है, और मुझे इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है कि ये हो गया है तो आपको बहुत परफेक्टली चलना है या आपको पैर छुपा के रखना है। इवन दो सरप्राइजिंग है कि जब मैंने स्पोर्ट्स में एंटर किया एंड ऑल, जब सब लोगों को पता चला कैसे है, तो मेरे कॉलेज वालों को, जिनके साथ मैं 3 साल रही हूँ, उनको नहीं पता था कि मेरा एक पैर नहीं है एक्सीडेंट की वजह से। उन्होंने कभी पूछा भी नहीं और मैंने कभी बताया भी नहीं कि मैं आर्टिफिशियल लेग यूज कर रही हूँ। ऐसे उनको ऐसे लगा कि शायद बाई बर्थ होगा या कुछ तो प्रॉब्लम होगा। तो उतना मैंने खुद को ऐसे छुपा के रखा कि दिखाना नहीं है, दिख नहीं जाए, किसी को पता नहीं चल जाए। तो वो सब चीजें जब तक अंदर होती है ना, कुछ कर नहीं पाता इंसान। क्योंकि आप कुछ करोगे जब आप खुद को एक्सेप्ट करोगे, फिर आप कुछ कर पाओगे। तो मुझे लगा कि बहुत टाइम बाद जब मैंने एक्सेप्ट किया तब ही मैं आगे बढ़ पाई। बहुत ज़रूरी है एक्सेप्ट करना। जब आपके साथ ये हादसा हुआ था, मैं 8 साल आपकी उम्र थी उस वक्त, 4th क्लास में आप खुद के। रहे उस वक्त। स्कूल का जो टाइम था, मेरे ख्याल से 12th तक, फिर उस दौरान वो जो टाइम पीरियड था, साक्षी ने कैसे हैंडल किया फिर? क्योंकि अपने सामने बहुत सारे बच्चों को खेलते देखना, कूदते देखना, और कहीं ना कहीं आप शायद खेल के प्रति आपका ज़्यादा रुझान था, कैसे उस चीज़ को हैंडल किया फिर? जब हम लोग 11th-12th क्लास में थे तो बच्चों के लिए थोड़े से टूर्नामेंट बढ़ जाते हैं। आपके जो मैचेस हैं वो दूसरे स्कूल के साथ होने शुरू हो जाते हैं। और मॉर्निंग प्रेयर में हमेशा वो अनाउंस होता था कि ये लड़कियां हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, वो मेडल डिस्ट्रीब्यूट होता था। और मुझे हमेशा मेडल का एक बहुत ऐसे था कि मेडल चाहिए, किसी तो चीज़ में दे दो एंड ऑल। तो हमारे स्कूल में एक बार सिंगिंग कंपटीशन था और मैंने पार्टिसिपेट किया कि, और उसमें मेडल रखा था, इसीलिए मैंने पार्टिसिपेट किया कि गेम तो पता नहीं है, अब गाने में मेडल मिल रहा है तो मैं एटलीस्ट एक बार ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने गाने में पार्टिसिपेट किया। माय बैड लक कि मैं 4th आई। 3rd तक भी आती तो मुझे मेडल मिलता। मैं 4th आई तो मुझे एक लंच बॉक्स मिला और खत्म हो गई बात। लेकिन इससे अच्छा तो था कि गेम्स ही कर लेते कुछ। पर उस टाइम ऑप्शन नहीं। उस टाइम क्या, अरे मुझे लगता है अभी भी जो भी जितने भी स्कूल्स हैं, इंक्लूसिव स्पोर्ट्स करिकुलम है ही नहीं। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे पैरा स्पोर्ट्स के मेडल्स बहुत कम है। अगर बचपन से बच्चे को पता चले कि करना क्या है और कैसे करना है तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बट मुझे कॉलेज के बाद जैसे पता चला, अगर मुझे लगता है कि पहले से जब मैं स्कूल में थी तब से पता चलता तो शायद आज आज चीज़ें कुछ और होती। अभी भी लाइक इट्स नेवर टू लेट, अभी भी वी कैन डू अ लॉट मोर। बट हाँ, बहुत बहुत मुश्किल था ये देखना कि सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैं नहीं कर पा रही हूँ। बट फिर मुझे लगा कि ठीक है, पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। घर आके जिक्र करते थे अपनी फैमिली से कि आज स्कूल में ऐसा हुआ है? या बिल्कुल भी नहीं। चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैंने कभी घर पे आकर डिस्कस नहीं किया। क्योंकि मेरे मम्मी और पापा हमेशा इस बात को लेके थोड़े परेशान रहते थे कि मुझे बुरा लग रहा होगा क्या, मैं परेशान होंगी क्या। तो अगर मैं उनसे कुछ हल्का सा भी डिस्कस कर दूं तो उनको लगेगा कि कुछ तो है, परेशान है। तो वो छुपाना बहुत जरूरी था। और जब हम थोड़े बड़े होने लगते हैं ना, फिर ऐसे लगता है कि क्या बता के परेशान करें। और इवन तो जब मैं छोटी भी थी, स्कूल में काफी बार ऐसे इंसिडेंट हुए जो थोड़े अच्छे नहीं लगते थे एज पर्सन विद डिसेबिलिटी। बट मैंने कभी घर पे आके वो डिस्कस नहीं किया। आपके जब आपने उस हादसे का भी जिक्र किया तो आपने बताया कि जब आसपास लोग उठा नहीं रहे थे या ये सोच रहे थे कि अब नहीं बचेगी, आपके पापा ने उस वक्त पूरा इस बात पे ध्यान दिया कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूं। तो एक फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा पूरी अभी तक की पूरी यात्रा में, कैसा सपोर्ट रहा? जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि उस टाइम पे लड़कियों को उतना इम्पोर्टेंस था नहीं, फिर भी। और मेरे पापा के पास बिल्कुल वो फाइनेंशियल कंडीशन हम लोगों का नहीं था कि 3 बच्चों के साथ शहर में शिफ्ट होना। क्योंकि इनकम का पता नहीं है, अब कैसे चलेगा कुछ नहीं पता है। पर क्योंकि मेरे पापा को मुझे सपोर्ट करना था और उनको ये था कि लड़कों का फिर भी हो जाएगा कुछ ना कुछ, पहले इसको सपोर्ट करो कि एटलीस्ट कल के दिन ये ना हो कि किसी पे डिपेंडेंट हो जाए और हम नहीं रहेंगे।
ऑफ कोर्स मेरे मेरे भाई बहुत सपोर्टिव हैं फैमिली, पर मेरे पापा को ये लगा उस टाइम पे कि क्या पता कल के दिन कोई सपोर्ट करे ना करे, तो एटलीस्ट थोड़ा सा पढ़ लिख जाएगी तो कुछ तो कर लेगी। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है साक्षी, क्योंकि ऐसी कई बेटियां हैं शायद जिन्हें घर से सहयोग नहीं मिलता है और वो करना भी बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन उनके पंख पहले काट दिए जाते हैं। बिल्कुल। ऐसे में, और वो भी आपके पिता जिस माहौल में, जो सामाजिक माहौल हमारा खास तौर पर होता है, क्योंकि हम जानते हैं शायद एक एक परिवार अपने बच्चे को सपोर्ट करना भी चाहता है, लेकिन वो परिवार जो परिवेश होता है, वो जो समाज होता है, वो कहीं ना कहीं वो लिमिट करता है, वो रोकने की कोशिश करता है। ऐसे में आपके पिता ने आगे आके जो आपके लिए किया, मुझे लगता है कि आपके जीवन में वो सबसे बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया है इसमें। एक और चीज़ जो मुझे याद आती है, क्योंकि हम लोग मैं गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में थी, और मैंने बहुत सारी लड़कियों से सुना था कि क्योंकि वो 3-4 बहनें हैं तो सारी लड़कियों को सरकारी स्कूल में डाला है और जो उनका भाई है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। पर जब हम लोग ऋषिकेश में गए, मेरे मम्मी पापा ने बहुत कोशिश किया कि दोनों भाइयों को सरकारी स्कूल डाल देते हैं, बट मुझे किसी अच्छे स्कूल में डालते हैं, क्योंकि उनका पूरा फोकस ये था कि ये पढ़ लिख जाए कैसे भी। तो मेरे मम्मी पापा ने बहुत कोशिश की कि मुझे किसी इंग्लिश स्कूल में डाल दें, मुझे 2-3 स्कूल में एडमिशन के लिए भी लेकर गए 5th के बाद की किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो जाए, बट मैं गांव में उतना भी इंग्लिश नहीं पढ़े हैं ना कि इंग्लिश स्कूल में पढ़ जाए। तो सब सारे स्कूल ने कहा कि इसको दोबारा से 4th में डालेंगे, और मेरा 5th कंप्लीट है, मुझे 6 में जाना था। तो मुझे लगा कि नहीं यार, साल खराब हो जाएगा तो वो तो बहुत बेकार होगा, मेरे सारे साथ के बच्चे आगे चले जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगी। तो मैं नहीं गई, पर उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि पैसे है नहीं है वो बाद में मैनेज करेंगे, पहले इसको अच्छे स्कूल में डालो। तो वो बहुत, मुझे लगता है उस टाइम नॉर्मल नहीं था ये सब करना, बहुत कम लोग ऐसे कर रहे थे, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पापा भी उनमें से। अब कौन सा मोमेंट ऐसा आया जब साक्षी की जिंदगी बदलनी शुरू हुई? मेरा कॉलेज खत्म हो गया था, मैंने नरेंद्र नगर पॉलिटेक्निक से अपना कॉलेज किया। कॉलेज के बाद मैं देहरादून शिफ्ट हो गई, और मुझे हमेशा पैरा स्पोर्ट्स अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो डिसेबिलिटी का एक्सेप्टेंस नहीं था। और मुझे लगा कि पैरा स्पोर्ट्स तो डिसेबल्ड लोगों के लिए है ना, मैं थोड़ी हूँ, मेरा तो एक्सीडेंट हुआ, वही चीज़ें हमेशा दिमाग में रहती थी कि मेरा तो एक्सीडेंट हुआ है, मैं थोड़ी डिसेबल्ड हूँ, तो मैं शायद नहीं खेलूँगी। पर फिर आई मेट अ गाय जावेद, और वो बहुत एक्टिव था। मैंने उसके काफ़ी सारे वीडियोस देखे, गेम्स के वीडियोस देखे, एंड मैं बहुत अमेज थी। उसका भी एक्सीडेंट हुआ था और उसका भी एक पैर नहीं था। तो मुझे लगा कि पैरा स्पोर्ट्स उतना भी खराब नहीं है, बहुत डिग्निटी के साथ आप खेल सकते हैं। देयर इज नथिंग टू हाइड अबाउट कि डिसेबिलिटी हो गई है तो कुछ प्रॉब्लम हो गया है, पर बहुत ज्यादा अवेयरनेस था नहीं उस टाइम तो पे। पैरा स्पोर्ट्स के बारे में आपने पहले सुना था या? बिल्कुल नहीं, बस एक बार मुझे कॉल आया था कि देहरादून में कुछ तो हो रहा है दिव्यांगों के लिए, ऐसा मुझसे बोला गया था, आप आ जाओ। अब मैं अपने आप को उस टाइम दिव्यांगों से दिव्यांग और मैं एसोसिएट ही नहीं करती थी, मुझे लगा मैं क्यों जाऊँ, मैं तो नहीं जाऊंगी, तो मैं नहीं गई। उसके बाद मैंने कभी नाम भी नहीं सुना। विद द मूवमेंट मैंने ये वीडियो देखा, और एक डिसेबिलिटी ग्रुप था, वहाँ पे वीडियोस आते थे, तो मैंने फिर मैसेज किया कि आप खेल रहे हो, कैसे खेल रहे हो, मैंने उनसे जानने की कोशिश की। तो जावेद की मेरी बात हुई, एंड ही वाज लाइक कि ऐसे ऐसे खेलते हैं और बहुत अच्छा है, आप आगे फ्यूचर में जा सकते हैं, मेडल्स जीत सकते हैं, और तुम तो बहुत यंग हो, लड़की हो, उत्तराखंड से हो, उत्तराखंड का तो टीम भी नहीं है साक्षी, तुमको तो खेलना चाहिए। तो मुझे लगा अच्छा ठीक है खेल लेंगे, पर टीम कहाँ है, मैं किसके साथ खेलूंगी, उत्तराखंड से कोच नहीं है, टीम ग्राउंड कुछ नहीं पता है मुझे। तो काफ़ी टाइम तक वीडियो कॉल हुआ कि ड्रिबल कैसे करते हैं, शूटिंग एक्शन क्या है, वो सब चीज़ें मैंने वीडियो कॉल पे थोड़ा थोड़ा सीखी है। देन ही वाज लाइक कि एक कैंप होने वाला है महाराष्ट्र में, आप उसके लिए आ जाओ, उसके लिए मैं बात कर लूँगा। तो पहली बार मुझे जाना था ऋषिकेश से बॉम्बई, और मैं कभी ऋषिकेश से बाहर नहीं निकली थी। तो मेरा नेक्स्ट चैलेंज था, जो हर लड़की का होता है कि पेरेंट्स से परमिशन मिलेगी क्या, जाना तो है पर परमिशन मिलेगा क्या। तो मैं देहरादून से घर गई और मैंने अपने पापा को कहा कि पापा गेम खेलने जाना है और मेरे को बॉम्बे जाना है। अब पापा को ये लगा कि आज तक तो मैंने तुझे खेलते भी नहीं देखा, तुमको सीधे बॉम्बे जाना है खेलने, ये भी नहीं कि चलो पड़ोस के शहर में जाना है या कहीं जाना है कि मैं साथ में चलूँ। तो पापा ने कहा कि अच्छा मेरे को थोड़ा और बताओ। तो मैंने पापा को बताया, एंड उनको लगा कि तुमको अकेले जाना है या तुम चाहते हो मैं छोड़ने जाऊँ। तो मैंने कहा दिल्ली से एक और लड़की है, तो मैं दिल्ली तक चली जाऊंगी और उसके बाद हम दोनों साथ चले जाएंगे। तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि तुमको लगता है तुम कर पाओगी तो चले जाओ, कोई बात नहीं। तो मेरे को परमिशन मिल गई और बहुत इजीली मिल गई।
तो मैं बहुत खुश हुई और फिर हम लोगों ने दिल्ली से ये जर्नी स्टार्ट की और अभी तक ये चल रहा है। जब मैं बॉम्बे में थी पहली बार, मुझे ऐसे लगा कि कुछ तो है, कुछ तो बदला है। और जब मैं पहली बार वो कोर्ट में एंटर किया, तो महाराष्ट्र की टीम में 5 इंटरनेशनल प्लेयर, और उनको देखे और लगे क्या गेम गेम स्किल है, क्या एटीट्यूड है, मतलब वो पॉजिटिव एक ऑरा होता है ना इंसान का, वो सब मुझे देखने को मिला है। ना कि अगर ऐसे प्लेयर होते, पैरा प्लेयर मुझे भी बनना है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी वन ऑफ देम। तो साक्षी को ये एहसास कब होने लगा, जब मैंने सुना, जब आपने ये चीज़ कही भी थी और आपके बारे में ये चीज़ कही गई थी कि मैं अब चलने के लिए नहीं, मैं उड़ने के लिए बनी हूँ, तो वो एहसास, वो आम से खास साक्षी जब बन रही थी, तो कब वो दिमाग में आने लगा? क्या वो मुंबई वाला ही मोमेंट था जब आपको फील हुआ? नहीं, वो एक मैराथन वाला मूवमेंट था। अच्छा। तो बॉम्बे का कैंप बहुत अच्छा रहा। कोच ने कहा कि आपका अगर टीम नहीं है तो आप महाराष्ट्र टीम से खेल लो, हम आपको सिखा देंगे। मैंने हाँ कर दी, मैं वापस आ गई। फिर मुझे सुपर सिक मैराथन से एक कॉल आया कि साक्षी मैराथन है, आप दिल्ली आ जाओ। मैं मैराथन के लिए गई और मैंने कभी नहीं चली थी उतना। 5 किलोमीटर का मैराथन था, मुझे क्रचेस में करना था। तो मुझे लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बट बिलीव मी, जब मैंने चलना शुरू किया, मुझे एक पॉइंट पे इतना पेन हुआ। और क्योंकि रुकने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सर ने हमें मैराथन शुरू होने से पहले एक बात कही थी कि आप लास्ट आ सकते हैं, पर आप कंप्लीट नहीं करो, ये नहीं हो सकता। क्योंकि आप कंप्लीट नहीं करो तो आप लोगों को दिखा रहे हो कि आप नहीं कर सकते। एज पर्सन विद डिसेबिलिटी आपको ये एग्जाम्पल सेट नहीं करना है, तो आप रुक नहीं सकते। और वो बात मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से थी। पेन हुआ हुआ हुआ, और बिलीव मी, एक टाइम ऐसे हुआ कि वो पेन इतना चला गया कि खत्म हो गया। फिर मुझे वो फील होना बंद हो गया। कैसे मैंने वो मैराथन खत्म की, और उसके बाद क्योंकि मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लिटरेचर से किया है, तो मैंने वो 2 लाइन लिखी कि आई डू नॉट हैव एनी रिग्रेट फॉर लूजिंग माई लेग सिंस आई एम नॉट मेड फॉर आई एम मेड फॉर फ्लाइंग। क्योंकि एक बार जब वो दर्द होना खत्म हुआ ना, तो मुझे ऐसे लगा कि हाँ, मतलब खुद से चल रहे हैं, जैसे उड़ने वाला जो फील आता है ना एक टाइम के, और मुझे वो आने लगा था उस मैराथन। साक्षी, जब आप इतने सारे लोगों के बीच में थी, आपने जैसे आपने और लोगों को देखा, खेलते हुए देखा, कभी ऐसा महसूस हुआ कि जो मेरी ताकत है या मेरी जो सीमाएं हैं, जो मेरा शरीर मुझे जितना कह पा रहा है कि मैं इतना कर पाऊँ, कभी ऐसा लगा कि वो लिमिटेड है, मुझे उससे अब बढ़ाने की ज़रूरत है या मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है? ऐसा कभी महसूस हुआ? बिल्कुल। जब हम लोगों का सेकेंड नेशनल ख़त्म हुआ था और मैं घर आई, तो मुझे शोल्डर में दर्द रहने लगा। फिर उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि मुझे अगर ज़्यादा पेन है, तो एक बहुत बड़ी कहावत चलती है कि ग्राउंड का दर्द ग्राउंड में ही जाता है। तो मैंने और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया कि ठीक है, चला जाएगा खेलते-खेलते। बट मुझे वो रियलाइज़ नहीं हुआ कि इंजरी हो गई है मुझे शोल्डर में, और मैंने ज़्यादा ओवरलोड करके और ज़्यादा प्रैक्टिस करके उस इंजरी को और बढ़ा दिया था। फिर फाइनली जब मैं हॉस्पिटल गई, दिल्ली हॉस्पिटल, मैंने एमआरआई करवाया, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे रोटेटर कफ में 3 टेयर्स हैं, और मुझे ऐसा लगा कि अब तो इसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने और उस टाइम कोविड भी आ गया, तो मुझे घर पे भी शिफ्ट होना पड़ा। तो थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट मैंने करवा दिए थे, लाइक पीआरपी इंजेक्शन और वो सब हो गया था। और घर शिफ्ट होने के बाद बहुत लंबे टाइम तक, क्योंकि मुझे कोविड हो गया था, फिर उसके बाद बहुत सारा टाइम इसी में चला गया था, तो मैं उसके बाद ट्रीटमेंट नहीं ले पाई थी। एक दिन रात को मैं सो रही थी, सुबह मैं उठी तो मुझे ऐसे लगा कि मेरा हाथ हिल नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। तो मैं ऐसे हाथ को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, उठ भी नहीं रहा है। और मुझे एकदम से ऐसे पैनिक अटैक आया, मुझे लगा मुझे पैरालिसिस हो गया है एक साइड से, क्योंकि मेरा एक साइड से लेफ्ट साइड से तो पैर नहीं है, तो आपको नहीं पता कि पैर को कुछ फील हो रहा है या नहीं, और हाथ बिल्कुल उठ नहीं रहा है। तो मुझे एकदम से वॉमिट और वो सब होना शुरू हो गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ में। फिर एम्स गई, फिर वहाँ पे एमआरआई करवाया दोबारा, उन्होंने कहा कि मेरे को फ्रोजन शोल्डर हो गया है। तो मेरा शोल्डर बिल्कुल उठ ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं उसकी वजह से 2-3 साल तक फिर खेल नहीं पाई। और मेरी मम्मी ने फिर से मेरा बाल बनाना, कपड़े पहनना, मुझे दोबारा से वो एक्सीडेंट का टाइम याद आने लगा। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरी मम्मी ने कहा कि अगर नहीं खेलना तो छोड़ दे, क्योंकि उनको लगा एक साइड का पैड नहीं है, हाथ भी चला जाएगा तो फिर और मुसीबत हो जाएगी। आपने पढ़ाई किया, आप जॉब करो, कोई बात नहीं, मत खेलो। बट मुझे ऐसे था कि नहीं, गेम दोबारा शुरू करना है। मैं बहुत परेशान हो गई थी अपनी फिजिकल कंडीशन से, क्योंकि आप कितना टाइम, जब छोटे होते हैं तब आप डिपेंडेंट होते हैं, थोड़ा बहुत चल जाता है,
बड़े होने के बाद डिपेंडेंट होना बहुत मुश्किल होता है कि मम्मी नला भी रही है, बाल भी बांध रही है, कपड़े भी पहना रही है, तो वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी उसके बाद, और मैंने ट्रीटमेंट करवाना छोड़ दिया था। मुझे लगा कि ठीक है अब नहीं ठीक होगा। फिर सडनली मुझे मेरे कोच की एक फ्रेंड है, कर्नल आइजनहावर, केरला के हैं, एंड मैं उनको जानती हूँ, उनके घर पे गई थी, तो उनका मुझे एक दिन मैसेज आया कि साक्षी, मैं बहुत सारे प्लेयर्स को देखता हूँ और उनको बहुत सारे मेडल और जब ट्रॉफी लेते देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है, पर एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि आप उनसे कहीं बेहतर प्लेयर थी और मैं आपको कहीं नहीं देख रहा हूँ। तो मेरे को पता चला है तुम्हारे कोच से कि तुम्हारे शोल्डर में प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर हो सकता है तो मुझे बताओ, तुम केरला शिफ्ट हो जाओ, हम यहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाएंगे, बट तुम प्लीज कुछ करना शुरू करो। यू वॉन्ट बिलीव, वो मैसेज मेरे लिए ऐसे था जैसे एक रुकी हुई गाड़ी में किसी ने फ्यूल डाल दिया हो। और फिर मुझे लगा कि अब कुछ भी हो जाए मुझे करना है, क्योंकि सिर्फ मैं और मेरी फैमिली नहीं है, शायद आज तक जो मेडल मैंने जीता है या जो इंटरनेशनल रिप्रेजेंट किया है, बहुत सारे लोगों को अब मुझसे उम्मीदें हैं और मुझे कुछ तो करना है। तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई, ट्रीटमेंट होना शुरू हुआ। वो भी एक बहुत मुश्किल फेज था, पूरा ट्रीटमेंट आपको दिल्ली में रहकर अकेले करवाना हो, फाइनेंशियल, क्योंकि फाइनेंशियल में स्पोर्ट्स में कोई आपको हेल्प नहीं करता है। अभी तक मेरा जो स्पोर्ट्स करियर है वो बहुत सारे लोगों की हेल्प की वजह से चला है, पर जब ट्रीटमेंट आपका चलता है ना तो आपको स्पेशली गवर्नमेंट से हेल्प चाहिए होती है या एसोसिएशन से, तो वो हेल्प उस टाइम प्रोवाइडेड नहीं था। तो मुझे खुद से पूरे साल भर का दिल्ली में रहना और वो सब किया, बट थैंकफुली कि मेरा शोल्डर ठीक हुआ और मैंने दोबारा खेलना शुरू किया। कभी ऐसा लगा साक्षी कि हालांकि जो एक सबसे बड़ा दर्दनाक हादसा था वो अलग है, लेकिन फिर ऐसा तो नहीं है कि उसके बाद अगर आप इतना कुछ कर रही थी तो फिर से कभी वो प्रॉब्लम्स नहीं आई लाइफ में? कुछ ना कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट जैसे आप जिक्र कर रहे हैं वो लगातार आपके साथ बने रहे। और खास तौर पर एक चीज़ ये भी होती है कि घर में एक बड़ी बेटी, आसपास के लोगों की बातें और ये तमाम सारी चीज़ें भी आपके साथ रहती हैं, क्योंकि माँ बाप भले ही स्ट्रांग होते हैं जैसे मैंने शुरू में भी कहा, लेकिन वो जो समाज के वो जो आसपास के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं वो पिंच करने हमेशा आते हैं। कभी ऐसा लगा कि जो बार बार मुश्किल आ रही है जीवन में अब खत्म हो गया है, नहीं करना चाहिए, ऐसा फील हुआ? जब मुझे शोल्डर इंजरी था तभी मुझे कुछ वक्त के लिए लगा था कि मुझे नहीं करना चाहिए, और इसीलिए मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाना भी बंद कर दिया था। मुझे लगा कि नहीं करती हूँ मैं, अब हो गया, कोई बात नहीं, अब उससे ज़्यादा मैं मेरी बस की नहीं है, क्योंकि अब अगर हाथ भी काम नहीं करेगा तो क्या होगा। मेरे कोच मुझे कभी कभी मजाक में कहते थे कि साक्षी, मैं तुम्हें एक वीडियो भेजूंगा, उसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, क्या खेलता है वो। और मेरे को ऐसे लगता था कि ठीक है, बट मुझे मुझे अब नहीं खेलना है। मैंने उसको बिल्कुल पॉजिटिव वे में नहीं लिया, बट मेरे कोच हमेशा मुझे मोटिवेट करने की कोशिश करते थे कि कैसे भी इसको मोटिवेट किया जाए कि आप करो कुछ। तो मुझे कभी ऐसे नहीं लगा। और जितना भी सोसाइटी है हमारे अराउंड, मेरे एक्सीडेंट के बाद ऐसा बहुत कुछ लोगों ने कहा कि लड़की है क्या करेगी, अपना हिस्सा घाम ताप ले, कोई और एक बात सबसे नहीं। बड़ी बात कि वो एक वो जो बेचारा बेचारे की तरह आपको देखा जाता है किसी के साथ भी, कि वो एक कभी महसूस हुआ कि कोई मुझे इस नज़र से ना देखे कि मैं बेचारी हूँ? बिल्कुल, मुझे लगता है कि बी इट कि आप इंटरनेशनल प्लेयर हो या आपने ओलंपिक जीत लिया हो, लोगों को आपको जिस नज़र से देखना है वो दिखेंगे, क्योंकि हर इंसान आपको नहीं जानता और हर इंसान को आपकी स्टोरी नहीं पता है। तो आप अगर मैं या कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर अभी घर से बाहर निकलेगा, जो लोग हमें नहीं जानते उनको यही लगेगा कि अरे बेचारे कैसे हो गया, दे डोंट नो आवर स्टोरी ना, फ्रॉम वेयर वी आर कमिंग। तो उनको ऐसे लगता है कि बेचारे क्या हो गया। तो वो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि बहुत सारे फिजिकल बैरियर्स हैं पर्सन से डिसेबिलिटी के लिए, लेकिन एटीट्यूडनल बैरियर जो है ना, जो लोगों से क्रिएट होता है, वो मुझे लगता है कि बहुत इजी है ब्रेक करना, पर उतना ही मुश्किल भी है। स्पेशली लड़कियों के मामले में खास तौर पर, जैसे आपने पहले भी कहा कि मेरे पिता को ये था कि बेटे तो फिर भी कर लेंगे लेकिन मुझे बेटी को करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट, हमारी सोसाइटी का माइंडसेट इस तरीके का है कि एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो कभी कभी इस तरह का कोई कमेंट सुना कि मुझे शायद लोग एक बेचारी की नज़र से देखने लगे, तो मुझे इस तरह की अपनी आइडेंटिटी नहीं करनी है? क्योंकि आपकी जर्नी बहुत, मतलब ठीक है वो दर्दनाक हिस्सा है, लेकिन अगर कोई देखे तो मुझे लगता है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से एक बदले हुए नज़रिए के साथ देख सकता है। कभी ऐसा मोमेंट आया, किसी के कमेंट्स ने कभी हर्ट किया? एक्चुअली एज अ प्लेयर हमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, और अपने सारे सामान के साथ ट्रैवल करना, अकेले होना,
बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारी ट्रेन जर्नीज़ की हैं। अभी बहुत लोगों का सपोर्ट है जो मुझे फ्लाइट टिकट स्पॉन्सर करते हैं, क्योंकि मुझे अपना व्हीलचेयर लेकर जाना होता है और वो ट्रेन में बहुत मुश्किल है। लेकिन जब तक वो उस तरह का सपोर्ट नहीं था, इनिशियल दौर था जब खेलना शुरू ही किया था, तो बहुत 2-2 3-3 दिन की ट्रेन जर्नीज़ की हैं अकेले होकर। ये लगता था कि मैं वॉशरूम भी जाऊँ तो कोई मेरा सामान उठा कर नहीं भाग जाए। और उसमें एक लड़की होना बहुत मुश्किल था। एक दिन हम लोग ट्रैवल कर रहे थे वापस और हम लोगों की पूरी टीम की टिकट्स कंफर्म नहीं हुआ था, तो हम लोग काफ़ी लोग डिसेबल्ड बोगी में बैठे थे। यू वॉन्ट बिलीव, डिसेबल्ड बोगी का जो कंडीशन है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिसके पास भी टिकट नहीं है वो डिसेबल्ड बोगी में जाके बैठेगा। जो भी बेगर्स हैं या नशे कर रखे हैं, जितने भी अजीब व गरीब लोग हैं सारी दुनिया के आप ले लो, वो आपको डिसेबल्ड बोगी में मिलेंगे और कोई चेक करने भी नहीं आएगा। तो इतना ह्यूमिलिएशन होता है आपके साथ वहां पर। एज पर्सन विद डिसेबिलिटी ऐसे लगता है कि हम ही इनकी जगह पे बैठे, ये हमारी जगह पे नहीं बैठे। तो एक मैं बैठी हूँ, एक पर्सन मेरे बगल में है, वो बार बार ऐसे किए जा रहा है, ऐसे किए जा रहा है, और मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मैं कहाँ जाऊँ, मेरा टिकट भी कंफर्म नहीं हुआ है और बाकी भी लोग हैं, पर आप एक लड़की होके ना बहुत लाउडली बोलना बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। तो उस वक्त मुझे लगा कि ट्रेन जर्नी बिल्कुल सेफ नहीं है। इवन दो उसी इंसिडेंट में मेरे साथ की एक लड़की थी और वो बाहर उतरी क्योंकि उसका टिकट कंफर्म हुआ था और टीम ने उसको कहा कि आप जाओ। वो गई और वो गलती से गलत बोगी में बैठ गई। तो वहां पे 4 लड़कों ने उसको ऐसे घेर लिया बोगी में, क्योंकि वो जनरल डब्बे में जाके बैठ गई थी। फिर बड़ी मुश्किल से एक बेचारा लड़का, उसने मुझसे ये स्टोरी शेयर किया कि एक लड़का आया, उसने उसको बोला कि उसने ऐसे प्रिटेंड किया कि वो उसके साथ है और उसके बगल में आके बैठा, उसको सेफ फील करवाया, तब जाके वो 4 लड़के थोड़े ऐसे ऐसे बैठे, वरना वो बिल्कुल ऐसे घेर के उसको बैठ गए थे वहां पर। तो उसको भी कितना अनसेफ फील हुआ। तो लड़कियों के लिए स्पेशली ट्रैवल करना, पर्सन विद डिसेबिलिटी, काफी बार क्या होता है रेनू, यू वॉन्ट बिलीव, हमारे साथ काफी व्हीलचेयर यूजर हैं। तो उनको हेल्प भी चाहिए कि अच्छा सीढ़ी है, व्हीलचेयर नहीं चल सकती, तो आप थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। हेल्प करने के लिए अगर किसी को बुलाया तो वो बहुत अजीब टच करते हैं, विच इज वेरी अनसेफ टच। और एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर आप उनको कहो ना कि आप गलत तरीके से कर रहे हैं, तो वो उल्टा आपको बोलेंगे कि अरे हम तो आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, डिसेबल्ड लोग तो होते ही ऐसे हैं, उनको हेल्प करो, और वो लोग फिर हमको उल्टा बोल। बहुत 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 चीजें लड़कियों के साथ ट्रैवल में हो रही हैं। आप अभी अन्य राज्यों से खेलती हैं, कुछ उसमें भी कुछ चैलेंजेस लगते हैं? मुझे लगता है कि क्योंकि उत्तराखंड में अभी भी कोई एक्टिव टीम नहीं है व्हीलचेयर बास्केटबॉल का, इवन दो हमने बहुत कोशिश की है, पर वो बन नहीं पा रहा है। आई एम श्योर कि वो बहुत जल्दी कुछ बने और बहुत अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट करे। पर मुझे महाराष्ट्र से बहुत सपोर्ट मिला है, कोच ने मुझे बहुत सिखाया है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि मुझे महाराष्ट्र से खेलना पड़ता है, क्योंकि वहीं से मैंने शुरू किया और वहीं से सब कुछ। लेकिन एक वो अपने स्टेट की तरफ होता है ना कि नई टीम बन जाती तो कुछ तो हो जाता। तो ऑफ कोर्स वो एक कोशिश रहेगा कि उत्तराखंड की टीम बने। अभी साक्षी की क्या तैयारी चल रही है, किस पर काम कर रही हैं, आगे क्या सोचा है, क्या प्लानिंग है? अभी इंडिया कैंप है जो 4 तारीख से है, तो उसके लिए विशाखापट्टनम ट्रैवल करना है। उसके बाद अभी नेशनल्स होने वाले हैं, जैसे ही कैंप खत्म होगा दूसरे दिन ही हमको नेशनल के लिए ट्रैवल करना है जो ग्वालियर में है। उसके बाद इंडिया टीम का सिलेक्शन है, और अगर भगवान की दया से इंडिया टीम हो गया तो फिर इंटरनेशनल मैचेस हैं उसके बाद। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी टीम कोशिश करे कि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया जाए। AMTZ बहुत हमें हेल्प कर रहा है उसके लिए, बहुत स्पॉन्सरशिप्स मिली है विशाखापट्टनम में। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी सपोर्ट मिल पा रही है उसका पूरा हम लोग पे बैक करें। कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं, अभी शेड्यूल क्या रहता है? अभी क्योंकि मैं जॉब कर रही हूँ तो मुझे 8 घंटे जॉब करना होता है। जॉब भी साथ करती हैं? बिल्कुल, और मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ तो उसके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। अच्छा। तो मैं शाम को लेकिन प्रैक्टिस पे जाती हूँ। मैं विशेष में काम कर रही हूँ और विशेष बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि बहुत सारे मैंने एथलीट्स को देखा है जो जॉब नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप एक महीने की छुट्टी किसी भी एम्प्लॉयर से मांगेंगे ना, वो निकाल देंगे हमको जॉब से। 1 साल 2 साल कोई, पर मैं विशेष में अब 4 साल होने वाले हैं मुझे काम करते हुए। और थ्रू आउट, बी इट की मेरा ट्रीटमेंट है, बी इट की मुझे एग्जाम देना है, बी इट की मुझे नेशनल्स के लिए जाना है, या मुझे कैंप के लिए एक महीने की छुट्टी चाहिए, विशेष ने जो भी मेरी राशि है, राजा सर है,
उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया कि आप नहीं जाओ, लाइक कि ठीक है आप जाओ, हम मैनेज कर लेंगे। बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर में भी जब मैं ये सुनती हूँ ना कि आप जाओ हम मैनेज कर लेंगे, तो वो एक सपोर्ट जो वो आपको हिम्मत फील मिलती होता है ना, बिल्कुल। तो इसी की वजह से मैं अपना स्पोर्ट्स करियर इवन चला पा रही हूँ। वरना अगर फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे अपनी जॉब से नहीं होता तो मेरा स्पोर्ट्स करियर कहीं ना कहीं बंद हो जाता। तो साक्षी, स्पोर्ट्स को लेके जो आपका हमेशा से रहा, कभी एकेडमिक में सोचा था या बचपन से स्पोर्ट्स खेलने का ही शौक था? मैं एकेडमिक्स में सिर्फ 4th तक ही ठीक थी, क्योंकि मुझे लगता है बहुत बेसिक चीजें और मैं क्या ठीक थी, बाकी लोग शायद मुझसे ज्यादा खराब थे, क्योंकि गांव की गवर्नमेंट स्कूल का हालत बहुत खराब था उस वक्त पे। और मैं टिहरी से 1-2 क्लास पढ़कर आई थी, तो मैं थोड़ी ठीक थी शायद, वो मुझे अब समझ में आता है। तो एकेडमिक्स में मेरा कभी ऐसे रहा ही नहीं, मैंने हमेशा घिस के पास किया है कि बस किसी तरह पास हो जाए, तो ये साल से पीछा छूटे अपना। तो एकेडमिक्स में तो मैं कभी अच्छी नहीं हूँ, बीएड की मैं अभी तक पढ़ाई कर रही हूँ। तो सबसे बैड सब्जेक्ट कौन सा लगता था? मैथ्स। वो एक जोक मैंने कहीं पढ़ा था कि प्लीज मैथ्स को बोलो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करें। तो मुझे लगता है कि किसी ने नहीं लिखा होता तो मैं वो इंसान होती जो ये लिखती मैथ्स के लिए। बिल्कुल। तो मेडल की शौकीन साक्षी, अब तक जितने मेडल हिस्से में आए हैं, वो सबसे खूबसूरत लम्हा जो साक्षी के जहन में हमेशा बसा रहेगा? एक तो जो सबसे पहले का मैराथन का मेडल था, वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, क्योंकि पहली मैराथन थी और मेरे को कुछ नहीं पता है। जो दर्द और जो एक्सपीरियंस मुझे उसमें हुआ है, मुझे लगता है वो नेक्स्ट लेवल है, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। और पहला जो मेरा व्हीलचेयर बास्केटबॉल में मेडल आया, वो भी मुझे लगता है कि कुछ कुछ अलग फील था उस दिन। मतलब हवाएं ऐसी लग रही थी बिल्कुल रंगीन हो गई है, आज तो मेडल मिल गया है एंड ऑल। एक चीज़ ये भी होती है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनको उनके दिल में हमेशा से एक इच्छा रहती है कि हम अपने देश के लिए वो मेडल ले सकें। तो शायद मुझे लगता है वो मोमेंट वो हर खिलाड़ी के लिए सबसे यादगार रहेगा जीवन भर, जो उसको पा लेता है। साक्षी के दिल में क्या है? जैसे हर खिलाड़ी के दिल में होता है देश के लिए मेडल लेकर आना है, साक्षी के दिल में भी वही है कि मेडल लेकर आना है। मैंने एक बार इंडिया रिप्रेजेंट किया है और रिग्रेट है इस बात का कि उस वक्त हम लोग मेडल नहीं लेकर आ पाए। वो ओलंपिक का जोनल सिलेक्शन था और हम लोग ओलंपिक के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। बट फॉर श्योर नेक्स्ट टाइम हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग मेडल लेकर आ पाए। और जो मेरा मेरा पर्सनल गोल है वो यह है कि एक बार ओलंपिक जरूर जाना है। तो दैट इज समथिंग लाइक कि करना ही है जिंदगी में, कुछ और हो नहीं हो, पढ़ाई हो रही है, जॉब हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, पर वो ओलंपिक जरूर जाना है। तो साक्षी के खाते में अब तक कितने मेडल आए हैं, और अभी रिसेंट में क्या तैयारी कर रहे हो? तो अभी तक 3 नेशनल्स खेले हैं, 3 नेशनल्स में 3 गोल्ड मेडल ये कहाँ जीते पे हैं। खेले हैं? जो पहला नेशनल था वो मोहाली में था, पंजाब में। जो दूसरा नेशनल था वो छत्तीसगढ़ में था। और जो अभी 3rd मेडल था वो हम लोग का ग्वालियर में था। और तीनों नेशनल्स में 3 गोल्ड मेडल। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं चाहती हूँ ऐसे ही चलता रहे, बस ये ब्रेक नहीं हो कहीं। अभी अगले महीने फिर से नेशनल्स हैं, सो वी आर होपिंग फॉर बेस्ट की। और लास्ट जो नेशनल था उसमें मुझे बेस्ट डिफेंसर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था। अच्छा। तो एक आपको गोल्ड मिलता है और फिर आपको इंडिविजुअल कैटेगरी में कुछ मिल जाए, तो ऐसे ही चेरी ऑन केक हो जाता है कि बस ठीक है, दिन बन गया। अभी कुछ रिसेंट में कुछ कर रहे हैं? रिसेंट में अभी जैसे मैं विशेष के साथ काम कर रही हूँ, तो विशेष ने और एक्टेरा मटेरियल्स ट्रस्ट जो है, तीनों ने मिलकर एक बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है, ट्रैक्स फॉर ऑल के नाम से। और उसमें जैसे उत्तराखंड को हम लोग एक एडवेंचर स्पोर्ट्स के हब के नाम से जानते हैं, लेकिन वही है कि पैरा जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए ये है या नहीं है। क्योंकि जब भी हम किसी टूरिज्म की बात करते हैं या किसी भी चीज की बात करते हैं, तो हम लोग शायद वो एक कम्युनिटी जो है उसको इंक्लूड करना भूल जाते हैं। तो उसी को इंक्लूड करने के लिए ये एक इनिशिएट लिया गया है कि पर्सन से डिसेबिलिटी, बी इट की कोई सा भी डिसेबिलिटी, क्रॉस डिसेबिलिटी, वो लोग भी ये एडवेंचर उतना ही इंजॉय कर पाए जितना कि बाकी लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर चीज उसी तरह पर्सन में डिसेबिलिटी एक्सपीरियंस करे जैसे बाकियों को मिल रहा है। तो हम लोगों ने अभी 2 ट्रैक किए हैं, और जो फर्स्ट ट्रैक था वो दियारा बुग्याल हम लोगों का था, उत्तरकाशी, 21 किलोमीटर का ट्रैक था। अब क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम में हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सबको हाँ हाँ बोलना है कि हाँ हाँ बहुत अच्छा है, ये है वो है, कर लेंगे एंड ऑल, क्योंकि हर पर्सन में डिसेबिलिटी के दिमाग में होगा
कैसे कर पाएंगे, कैसे होगा। अब क्योंकि मैंने खुद नहीं देखा है, बट मैं सबको ऐसे बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा है, अब इजीली कर पाएंगे, और मेरे दिमाग में ऐसे एंजाइटी चल रहा है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। यार ऐसे होता है कि अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम से हूँ और आप ही रुक जाओ बीच में कि अब मेरे बस का, बहुत खराब लगेगा। तो वो एक चीज मुझे प्रेशराइज कर रही थी कि रुक तो नहीं सकते है ना, घसीट के भी नहीं जा सकते क्योंकि सीढ़ियां होंगी उधर, तो हम चलेंगे कैसे इतना। बट जब मैंने वो शुरू किया, और विकास भैया है एक्यूटेरा कैंप से, भैया ने देख लिया कि कुछ तो परेशान है, तो भैया मुझे कहते हैं तो परेशान मत हो, पीछे एक इमरजेंसी घोड़ा है जो हमने किसी को नहीं बताया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोग उसमें बैठ कर जाए। डिसाइड कर दें। लेकिन तू इतनी एंजाइटी ले चुकी है कि मेरे को लगता है तुझे बताना जरूरी है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हमारे पास कुछ है, तुम टेंशन मत लो। यू वॉन्ट बिलीव रेनू, हम लोगों ने जब वो शुरू किया, इतनी खूबसूरत जर्नी वो रही कि आने के बाद आवाज लेके कब जाना है दोबारा। मैंने अपनी मैनेजर को कॉल किया, उनके दोबारा कब जाना है, मेरे को भी चलना है प्लीज मुझे कहना। तो वो 21 किलोमीटर, हमको 21 किलोमीटर लगा ही नहीं। वो जो पहाड़ों के बीच में हम रहे, पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट, पर्सन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी, न्यूरो कंडीशन, सब लोग थे वहां पर। और अभी जो हम लोग का नया आने वाला वो कैंप है, एक्यूटेरा कैंप है ऋषिकेश में, तो वहां पर हम लोग शुरू कर रहे हैं कि कैंप, राफ्टिंग और वो सब चीजें भी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्सपीरियंस करें। तो उसके लिए अभी हम लोग काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है सारे पर्सन से डिसेबिलिटी को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। साक्षी एक बहुत बेहतरीन स्पोर्ट्स प्लेयर है, वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन जो साक्षी के बारे में और भी कुछ उसके साथ जो पीछे छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, वो हमने सुना कि साक्षी बहुत अच्छा गाना भी गाती है, बहुत अच्छी स्टोरी टेलर है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, एक अच्छी पोइट भी है। तो मैं चाहती हूँ कि साक्षी सबसे पहले एक गाने से जो है हमें अपनी उस प्रतिभा के बारे में बताए। मुझे अभी याद नहीं आ रहा कोई सच गाना, बड़े गढ़वाली गाना है और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी मम्मी बचपन से वो गाती आ रही है, तो वो सुनते हुए मैं हमेशा बड़ी हुई हूँ। तो गाना कुछ ऐसे है कि मुले मुले की को है सड़ी छे तो हे कोले की डाली, कखी दिन मेरी आँखों का सुपीरा देखे तनी आली, मुले मुले के को है सड़ी छे तो। अरे वाह, आप बहुत खूबसूरत गाती है। तो ये परिवार में और भी कोई सिंगिंग करता है? मेरी मम्मी को शौक है, तो मेरी मम्मी गाती है, गुनगुनाती है। अच्छा, तो मुझे लगता है शायद वही से उन्हीं के से आया आपके है। पास आया है। कविताएं भी आप बहुत अच्छी, अपनी खुद की कविता भी आप लिखी हैं आपने। बिल्कुल। तो कोई एक कविता भी हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए। तो मुझे एक बहुत अच्छी कविता नहीं, पर एक बहुत बुरी कविता याद आ रही है, जो मैंने स्ट्रगल के दिनों में लिखी थी। तो वो कुछ ऐसे था कि हर रोज लोगों की नजरों के तीर, हर रोज उनकी नजरिए में खोती, हर रोज उनकी बातों के सुर मैं खुद याद करके खुद को चुभोती, हर रोज खुद की काबिलियत पे शक, हर रोज मुसीबतों के भंवर में हूँ होती, हर रोज जिस्मों पर नए जख्म, हर रोज कांटों की सेज पे सोती, अगर मैं हार जाऊं तो मुझे कायर न बताना, मेरे हिस्से की थोड़ी सी मोहब्बत जताना। बहुत खूबसूरत। मुझे लगता है शायद ये जो कविताएं हैं ये आपको एक हिम्मत, एक ताकत देती हैं। जो अब तक की जर्नी रही है साक्षी की, वो एक समय जब साक्षी सब कुछ खो चुकी थी, और आज की जो साक्षी है जो बहुत कुछ पा रही है, उसका आत्मविश्वास, उसका हौसला हर किसी के लिए प्रेरणा है, जिसकी कहानी हर कोई जानना चाहता है। साक्षी अपनी जर्नी को अब कैसे देखती है? मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी के लिए, क्योंकि मुझे एक बार एक सर है, उन्होंने कहा था कि जब आपको चैलेंजेस आते हैं ना, उसी में आपकी अपॉर्चुनिटी होती है कि आपने चैलेंज को पार किया तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि जिनकी ज़िंदगी में चैलेंजेस ही नहीं है ना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनके पास मौका नहीं है अपने आप को शो करने का और निखारने का। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में चैलेंजेस बहुत खूबसूरत होते हैं और वो होनी चाहिए। तो मुझे लगता है मेरी जो ज़िंदगी है वो बहुत सारे चैलेंज और अपॉर्चुनिटी से भरी हुई है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि मैं कभी अपनी जो भी परेशानी होती थी वो अपने परिवार से साझा नहीं करती थी। तो क्या साक्षी कभी अकेले में वो दर्द महसूस या कभी आंसू आए? ऑफ कोर्स मुझे बचपन का तो जब एक्सीडेंट हुआ, आप खेल नहीं पा रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा
वो एक रोना धोना वो एक फेज चला, बट उसके बाद जो मैंने सबसे ज्यादा लो फील किया है जब मेरा शोल्डर इंजरी हुआ था। क्योंकि कुछ बीइंग दोबारा हुआ एहसास? स्पोर्ट्स प्लेयर, एक्टिव प्लेयर, हर रोज जाना, और मेरा इंडिया टीम का सिलेक्शन हो गया था उस टाइम पे, और उस टाइम पे इंटरनेशनल टीम का सिलेक्शन और बाकी टीमें इंडिया में आ रही थी। तो कोच सर ने मुझे कहा कि तुम आ जाओ, यहीं पर डॉक्टर हैं, हम दिखा लेंगे। अब मैं उनको इतना नहीं बता सकती थी कि सर कंधा लटक के गया, उठ ही नहीं रहा है बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगा कि अगर आज मैंने उनको ये बता दिया मे बी फिर उनको ये लगेगा कि ये शायद पता नहीं ठीक हो या नहीं हो। तो मैं उनको बोलने जा रही हूँ कि सर प्रॉब्लम है, शोल्डर पे नहीं आ सकती अभी। तो वो एक जो इंडिया टीम छूटा ना, वो बहुत ज्यादा एक घर कर गया कि एक तो इंडिया टीम छूट गया, अब पता नहीं शोल्डर ठीक होगा या नहीं होगा, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे मैंने बहुत ज्यादा एक लो फेज फिर से महसूस किया है, और इसीलिए मुझे लगता है कि वो होना भी जरूरी था, क्योंकि एकदम से खेलना शुरू हुआ, नेशनल हो गया, इंडिया टीम से तो आगे ही बढ़े जा रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो एक फेज था जब रुके, पीछे देखा और आगे के लिए भी प्लान किया कि अब क्या करना है। आज जब माता पिता, कभी होता है कि साथ में बैठते हैं तो पिता की आंखों में या माँ की आंखों में एक वो साक्षी थी जो उस वक्त सड़क पे पड़ी थी, और उस वक्त जो परिस्थितियां जो उनकी आंखों के सामने था वो बहुत अलग तरीके का था। आज जब माँ बाप उस साक्षी को देखते हैं, कभी उनसे शेयर करते हैं, कभी आपसे कुछ वो मोटिवेशनल बातें ही करना, या कभी एक माँ बाप का भाव अलग होता है कि हमारी बच्ची कभी ऐसी थी और आज ऐसी है, कभी इस तरह के, या भाई को कभी ऐसा लगा? मेरे मेरे मम्मी पापा को ऐसे लगता है कि उनको तो बस ये लगा था कि कैसे भी करके जिंदा रहे, अपने लिए कमा ले, बस उतना कि डिपेंडेंट नहीं हो किसी पे। पर वो कहते हैं कि हम तो बहुत खुश होते हैं अभी कि लोग तो कहते थे कि बिस्तर में, और डॉक्टर ने भी मुझे ये कहा था कि क्योंकि उनको नहीं पता था दूसरा पैर भी ठीक हो गया नहीं, तो उनको भी लगा था बिस्तर में ही रहेगी। तो मम्मी पापा को उस टाइम ये एक्सपेक्टेशन तो था ही नहीं कि इतना ऐसा कुछ होगा, कल के दिन जाकर मैं अपने पैरों पे खड़ी भी होंगी, चल भी पाऊंगी या कुछ अच्छा कर पाऊंगी। तो वो अभी बहुत खुश है, और मेरे पापा मेरे कुछ भी ऐसे इंटरव्यू आता है, पॉडकास्ट में, वो बहुत ऐसे रिपीट पे देखते हैं, और मुझे खुद से एम्बेरसमेंट होती है कि पापा मेरे सामने मत देखो, आप कहीं और जाके देख लो। तो वो एक ऐसे प्राउड मोमेंट होता है ना, किसी को मेरे पापा ऐसे रैंडम कॉन्वर्सेशन में बोल देंगे कि हाँ वो तो वहां जा रखी है गेम खेलने। तो मतलब उनका वो जो प्राउड होता है वो दिखता है कि दे आर प्राउड एंड दे आर हैप्पी। तो आप खुद को कहीं ना कहीं सौभाग्यशाली मानती हैं, ऐसे माता पिता जिन्होंने, शायद मुझे लगता है एक आप भी एक लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन आपका परिवार भी वो लड़ाई लड़ रहा था, और आपकी लड़ाई में वो परिवार जो आपके साथ पूरी तरह साथ रहा। इसीलिए इसके साथ ही एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि जो दिव्यांग हैं, और दिव्यांगों की बात नहीं करूंगी, आजकल तो ये स्थिति कि आप छोटी छोटी बातों पे युवा पीढ़ी हो या बच्चे हो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ने के बजाय वो एक दूसरा रास्ता चुनते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल रेनू मुझे ये बहुत सुनने में आ रहा है कि इसने सुसाइड कर लिया है, उसने सुसाइड कर लिया है, और मुझे ये लग रहा है कि क्या इतना डिफिकल्ट है कि इंसान सुसाइड कर रहा है। अगर, और शायद मुझे ऐसे है कि लोगों को शायद बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, इसलिए वी नेवर नो कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत ज्यादा दुख से इंसान गुजर सकता है, मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजर सकता है। पर मुझे यही कहना है कि अगर एक बार जिंदगी मिली है तो दूसरा चांस देकर देख लो, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। नहीं उतरना किसी की एक्सपेक्टेशन पे खड़ा, तो आप निकल जाओ जहां आप खुश रहते हैं, मत करो आप किसी की एक्सपेक्टेशन पूरी, इवन दो आप खुद की एक्सपेक्टेशन भी पूरी मत करो। कभी कभी ये भी होता है ना, खुद से भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, और फिर लगता है कि यार ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। जैसे अभी इंडिया टीम का सिलेक्शन, और मुझे लगता है कि मेरी मम्मी हर रोज मेरे साथ प्रैक्टिस पे जा रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि यार मम्मी कितनी मेहनत है, घुटनों में दर्द रहता है, मेरी बॉल के पीछे भागती है, नहीं होगा तो क्या होगा। पर मुझे लगता है कि उससे तो अच्छा ही होगा ना कि मैं मर जाऊं। कैसे कैसे है कि मेरी मम्मी तब ज्यादा खुश होंगी मैं इंडिया टीम में रहूंगी या मैं जिंदा रहूंगी। ऑफकोर्स मैं जिंदा रहूंगी, उनके लिए इंडिया टीम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उन, तो अगर इस दुख से मैं मर गई तो फिर मैं अच्छा कर रही हूँ, बिल्कुल। तो हमेशा हमारे पास एक सेकंड चांस खुद को देने के लिए, आप दूसरों को दो नहीं दो, आप खुद को जरूर एक सेकंड चांस दो कि फाइट बैक करना है, और फाइट भी नहीं करना है तो बस आप रहो, क्योंकि एक दिन जिंदगी जरूर बदलेगी, हमेशा सेम नहीं रहता। बिल्कुल। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी। तो साक्षी की कहानी हम सबके लिए वाकई एक प्रेरणा है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, उतार चढ़ाव भी बहुत आएंगे जीवन में,
लेकिन आपकी इच्छा शक्ति ही ऐसी चीज़ है जो आपको उन उतार चढ़ाव से पार लगाएगी और आपको मजबूती के साथ आपको वो जीवन दोबारा मिलेगा और वो नया मौका आपके लिए बहुत कुछ बदलेगा। इसी तरह से आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।